नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज में। मैं हूं प्रीति और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी पहेली फिजिकल बीइंग एंड नॉन फिजिकल बीइंग के बारे में। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वो प्लीज़ जो रेड कलर का एक वर्ड लिखा है सब्सक्राइब, उसको टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमें प्रेरणा देता है कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके सामने प्रस्तुत करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अंत में इसको लाइक भी कर सकते हैं थम्स अप वाले बटन को टच करके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इस पहेली को सॉल्व करने के लिए बात करते हैं फिजिकल बीइंग और नॉन फिजिकल बीइंग के बारे में। फिजिकल बीइंग सब समझते हैं कि क्या है। नॉन फिजिकल बीइंग ही है जो सबके लिए अभी तक पहेली है। बहुत लोग इसको मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दूंगी। जैसे अगर मैं आपसे आपका परिचय पूछूं तो आप अपने परिचय में क्या बताएंगे? यूजुअली जब भी हम अपना परिचय किसी को देते हैं तो हम अपना नाम बताते हैं, हम क्या कार्य करते हैं हम उसके बारे में बताते हैं, कहाँ रहते हैं उस स्थान के बारे में बताते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता का परिचय देते हैं कि हम सो एंड सो की संतान हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, तो वह अपना कोर्स का सब्जेक्ट का नाम बताता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा कोर्स कर रहा है, किस कॉलेज का स्टूडेंट है, किस स्कूल का स्टूडेंट है, कौन सी क्लास या कौन से स्टैंडर्ड में है, और उसके माता पिता कौन है, रहता कहाँ है। उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो जब ये सब पढ़ाई नहीं कर रहे थे, जब ये सब कार्य नहीं कर रहे थे, उस टाइम पर भी हमारा कुछ परिचय था, हमारा कुछ अस्तित्व था। तो वो हमारा क्या अस्तित्व था, तब हमारी क्या आइडेंटिटी थी, तो उस समय हम अपने आप को कैसे बताते थे? उस समय भी हम यही बोलते थे, अपना नाम बताते थे और हम सो एंड सो की संतान हैं और कहाँ रहते हैं, बस इतना ही हमारा परिचय होता था। पर अगर आप उससे भी और पीछे चले जाएं तो ये परिचय तो हमको बाहर से प्राप्त हुआ है, ये हमारा स्वयं का परिचय नहीं है। हम फलाने की संतान हैं या हम यहाँ रहते हैं, ये हुआ हमसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताना। लेकिन हम कौन हैं, ये सबसे बड़ी पहेली, हम खुद ही नहीं जानते हैं। अगर आप ये बात करें कि जब बच्चे को नाम दिया गया था उससे पहले भी उसका कुछ परिचय था, उसकी कोई आइडेंटिटी थी, उसका अस्तित्व था। जब हमें इस शरीर को नाम नहीं भी मिला था तब भी हमारा अस्तित्व था। भले हमें उस समय पर कोई कुछ भी नाम से पुकारता हो, उस समय हमारे निक नेम्स रख दिए जाते हैं, बच्चे के निक नेम्स रख दिए जाते हैं, उसको किसी भी नाम से जिसको जो अच्छा लगता है उस नाम से उसको पुकारता है, लेकिन वो कोई उसकी पहचान नहीं है। उसी तरह से अगर माता पिता से हमारी जुड़ी हुई कोई पहचान है तो वो भी हमारी अपनी पहचान नहीं है। और अगर आप पहले के ज़माने में चले जाएं तो पहले के टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना क्राउड होता था, इतनी सारी डिलीवरीज एक समय पर होती थी, आज भी होती हैं, लेकिन बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप कर लिए गए हैं, इसलिए उस तरह के चांसेस अब नहीं होते हैं जो पहले हुआ करते थे। पहले एक दिन में अगर 50-60 डिलीवरीज हो रही हैं एक सरकारी अस्पताल में, तो उस टाइम पर क्योंकि सब न्यूबॉर्न्स एक जैसे दिखते हैं, सबका एक जैसा ही हाव भाव होता है, उस समय बहुत डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं होता है, और स्टाफ जो है हमारे पास हमेशा ही गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में कम रहते हैं। तो एक पेशेंट की डिलीवरी कराई और तुरंत ही आपको दूसरे पेशेंट की साथ साथ डिलीवरी करानी है। एक बेड पे दो दो तीन तीन पेशेंट्स भी होते थे, तो इतना सारा वर्कलोड और स्टाफ बहुत कम होता था। तो ऐसे केसेस में बच्चों के एक्सचेंज होने के भी चांसेस होते थे कि कौन सा न्यूबॉर्न कौन से माँ का है, कौन सी प्रसूता महिला का है, इसमें भी पहचान होनी बड़ी डिफ़िकल्ट होती थी। तो कई बार इस तरह के किस्से होने के चांसेस होते थे कि बच्चा एक्सचेंज हो जाए, और उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कि डीएनए टेस्ट हो या कुछ भी हो, तो ये पहचान कर पाना कि ये बच्चा वाकई में उस प्रसूता महिला का है। ऐसे केस में अगर कोई आइडेंटिटी सोचे तो उसमें क्या आइडेंटिटी सोचेगा, क्योंकि हम तो अपनी आइडेंटिटी उससे बताते हैं कि हम किसकी संतान हैं, लेकिन बच्चा ही जब एक्सचेंज हो गया तो वो उसकी अपनी आइडेंटिटी तो नहीं हुई। तो हमारी अपनी असली आइडेंटिटी क्या है, हम कौन हैं,
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको अभी तक ना कोई सुलझा पाया है, ना ही कोई सुलझाने की कोशिश ही करता है। और कभी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी नहीं आता कि हमारा असली अस्तित्व क्या है, क्योंकि जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन हम कौन है ये अभी तक भी पहेली है। जो चीज़ मैंने आज बनाई है, जो पोजीशन, जो सक्सेस आज मैंने अचीव करी है, ये मेरी अचीवमेंट है, मेरी अचीवमेंट, लेकिन मैं कौन हूँ ये अभी भी पहेली है। तो आज हम इस पहेली को सुलझाएंगे कि ये पहेली आखिर है क्या। इसके लिए एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो उस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर किसी की बहुत सीरियस इंजरीज हो जाती हैं, पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। फ़र्ज़ करिए कि पेशेंट का नाम राजकुमार है। जब डॉक्टर, स्टाफ नर्स या किसी और स्टाफ को ये ऑर्डर्स देता है कि पेशेंट को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो, तो बोलता है कि राजकुमार को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो, या फिर वो ये कहता है कि अभी जो पेशेंट आया उसको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो। या तो उसके लिए पेशेंट शब्द का इस्तेमाल होता है या फिर उसका स्वयं का नाम लिया जाता है। इस तरह से उसकी पहचान होती है। और सर्जरी करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करो या वार्ड में शिफ्ट कर दो, तो उसको पेशेंट का नाम दिया जाता है या उसके अपने नाम से उसको पुकारा जाता है। फ़र्ज़ करिए कि सीरियस इंजरीज होने के कारण, सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अगर पेशेंट सर्वाइव नहीं करता है और पेशेंट जो है उसका शरीर छूट जाता है, उसके प्राण त्याग देता है, तो डॉक्टर जो है वो स्टाफ को ऑर्डर देता है कि बॉडी को उसके रिश्तेदारों को हैंड ओवर कर दो। जब वो आया था तब वो पेशेंट था। अभी जब उसका शरीर छूट गया, उसके प्राण निकल गए, तो हम कहते हैं कि बॉडी को हैंड ओवर कर दो। जब आया था तब हमने बॉडी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। जब वो जिंदा था उस समय कोई भी बॉडी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई उसके लिए बॉडी शब्द यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि घर में भी कहते हैं कि उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले चलो, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि इसको अंतिम संस्कार के लिए ले चलो, हम कहते हैं उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले चलो। तो क्या फ़र्क है जो पहले वो पेशेंट था या पहले उसका नाम था और आज हम उसको जब बोलते हैं तो हम कहते हैं राजकुमार की बॉडी या पेशेंट की बॉडी। क्या फ़र्क था, क्या डिफरेंस था? शरीर तो वही सेम है, लेकिन अब क्या चीज़ है जो उसमें मिसिंग है जिसकी वजह से हम उसको बॉडी कहते हैं। मैं समझती हूँ आप सब लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। हम पूरी जीवन अपने आप को समझते हैं कि हम ये जो हार्ड मास का शरीर है, हम जो अपने आप को शीशे में देखते हैं तो समझते हैं कि हम ये हैं, लेकिन जब ये शरीर की मृत्यु हो जाती है उस टाइम पर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कोई भी उसको घर में भी ज़्यादा समय रखना नहीं चाहता है। जिसके साथ आपका इतना गहरा अटैचमेंट है उसके शरीर को आप घर में रखना पसंद नहीं करेंगे। और कायदा भी नहीं कहता है, साइंस के हिसाब से भी ज़्यादा देर बॉडी को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी टाइम के साथ डिकम्पोज होती है। तो बॉडी की सब वैल्यू ख़त्म हो जाती है जब उसके अंदर से क्या चीज़ मिसिंग होती है। वो जो चीज़ मिसिंग है उसी को हम नॉन फिजिकल बीइंग कहेंगे। अब वो नॉन फिजिकल बीइंग क्या है, इसको हमारे धर्म शास्त्रों में आत्मा शब्द दिया गया है, आत्मा का नाम दिया गया है, जिसको अब साइंस नॉन फिजिकल बीइंग, मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स उसको एनर्जी, लाइफ फोर्स, लाइफ प्रिंसिपल अलग अलग नामों से पुकारे, लेकिन कहने का मतलब ये कि वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। और इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, नॉन फिजिकल बीइंग, वही इस शरीर को कंट्रोल करती है। इस शरीर की वैल्यू उसके होने से है। अगर वो इस शरीर को त्याग देती है तो इस शरीर की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो असली वैल्यू फिजिकल बीइंग की है या नॉन फिजिकल बीइंग की है? आप खुद समझ सकते हैं कि असली वैल्यू नॉन फिजिकल बीइंग की है।
तो अब हम और गहराई से समझेंगे इस नॉन फिजिकल बीइंग को, क्योंकि ये तो हमने पहले से ही सुना है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती है, पानी उसको गला नहीं सकता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो ये सब हमने पहले से सुना है। एनर्जी नेवर वैनिशेस, एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म। तो एनर्जी की फॉर्म बदल जाती है लेकिन एनर्जी सदा है, हमेशा रहती है। सिमिलरली इस शरीर को चलाने वाली शक्ति भी जो है वो भी सदा रहती है। वो इस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए गीता में भी लिखा है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। आत्मा का ये जो शरीर है ये उसका वस्त्र है, इसलिए उसकी तुलना वस्त्र से की गई है। बहुत लोग हैं जो इस बात से एग्री नहीं करेंगे और जो कहते हैं कि वे आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे डे टू डे लैंग्वेज में हम आत्मा शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। जब हम देखते हैं किसी का शरीर छूट जाता है तो हम कहते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिर हम हर साल हर वर्ष श्राद्ध मनाते हैं, पितृ खिलाते हैं। तो ये हम किसको खिलाते हैं? क्योंकि शरीर का तो विनाश हो गया और शरीर ही अगर सब कुछ था तो उसको तो हमने अंतिम संस्कार कर दिया है। तो फिर अभी हम श्राद्ध किसका मनाते हैं और पितृ किसको खिलाते हैं? तो समझने की बात है, जब हम शांति की प्रार्थना करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं? उसी नॉन फिजिकल बीइंग के लिए जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो आत्मा है, इस आत्मा को हम और गहराई से समझेंगे कि आत्मा क्या है, कैसे इस शरीर को चलाती है, कहाँ पर इस शरीर में रह कर के इस शरीर को कंट्रोल करती है। ये सारी बातें हम आगे वीडियो में सुनेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन जिन लोगों को इस बात पर बिलीव नहीं होता है और जो नहीं मानते हैं कि आत्मा होती है या आत्मा की कोई प्रेजेंस है या आत्मा की कोई अस्तित्व है, तो मैं उनसे पूछूंगी कि आप इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को क्या आपने देखा है? क्या आपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को देखा है? क्या आपने हीट एनर्जी को देखा है? जब आपने इन सब एनर्जीज को नहीं देखा तो आप इसको कैसे मानते हैं? हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कैसे मानते हैं? कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर हवा में भी उछालेंगे तो भी वह नीचे ही जाएगी। तो हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या कोई फोर्स है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम कहते हैं, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नीचे गिरते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हमने नहीं देखा, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पहचानते हैं? हम जब स्विच ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाती है, हम स्विच ऑन करते हैं फ़ैन चलने लगता है। तो जब हम इस एविडेंसेस से पहचानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसको हम चेक करते हैं उसके इफ़ेक्ट से। तो इलेक्ट्रिसिटी जो करती है, जो उसका इफ़ेक्ट है, अगर वो इफ़ेक्ट हम देख पा रहे हैं तो हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर उस इफ़ेक्ट को हम नहीं देख पा रहे हैं तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सिमिलरली अगर आप इस शरीर को देखते हैं और शरीर अगर मृत है, शरीर में पल्स नहीं है, हार्ट रेट नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, प्यूपिल्स डायलेटेड हैं, तो आप समझ जाते हैं कि इस शरीर में अब प्राण निकल चुके हैं। तो लाइफ फोर्स है या लाइफ फोर्स नहीं है, वो हम इससे चेक करते हैं जिसका इफ़ेक्ट है, लाइफ फोर्स का जो इफ़ेक्ट है। इसका आप एक और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अगर आप किसी जिंदा व्यक्ति को गाली दें या उसको कुछ उल्टा सुल्टा बोलें या उसको अनाप शनाप कुछ भी कहें या उसके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाएं या उसके बारे में गलत बात कहें, तो वह रिएक्ट करता है, वह आपसे क्वेश्चन करता है कि आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप छोटी सी पिन भी अगर किसी को चुभोते हैं, अगर वह जिंदा व्यक्ति है तो वो रिएक्ट करता है, वो स्क्रीम करता है। अगर आप उसको चूंटी भी काटते हैं तो भी वह स्क्रीम करता है। लेकिन आप डेड बॉडी के 100 पीसेस भी कर देते हैं तो भी डेड बॉडी रिएक्ट नहीं करती है। क्या चीज़ है जो रिएक्ट करता है? वो नॉन फिजिकल बीइंग है जो रिएक्ट करता है। पेन किसको होता है? नॉन फिजिकल बीइंग को। फीलिंग्स और इमोशंस किसके अंदर हैं? नॉन फिजिकल बीइंग के अंदर हैं। तो ये जो नॉन फिजिकल बीइंग है ये बहुत बड़ा महत्व की चीज़ है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम निगलेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है।
वो इमोशंस किसको फील होते हैं। अगर किसी की निंदा की जाए, वो रिएक्शन करता है अगर वह जिंदा व्यक्ति है, लेकिन वही अगर मृत व्यक्ति है तो वह रिएक्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको एनालाइज कौन करता है। आप सोचेंगे कि ये ब्रेन करता है, तो ब्रेन को भी कौन ऑपरेट करता है। हम ब्रेन को कंपेयर करेंगे कंप्यूटर के साथ। तो जैसे कंप्यूटर जो है अपने आप नहीं चलता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए होता है। कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर है, कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आप कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और वो आउटपुट देता है, लेकिन इनपुट देने वाला कंप्यूटर से अलग है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। सिमिलरली जो ब्रेन हमारा इस शरीर को कंट्रोल करता है, उस ब्रेन को कंट्रोल करता है वो नॉन फिजिकल बीइंग, जिसको हम आत्मा भी जान सकते हैं, लाइफ फोर्स कह सकते हैं, वाइटल फोर्स कह सकते हैं, लाइफ एनर्जी कह सकते हैं। आप उसको कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन वह नॉन फिजिकल बीइंग, वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है जो इस ब्रेन को ऑपरेट करती है, ब्रेन को कंट्रोल करती है। अब ये कहाँ बैठ करके, शरीर के किस हिस्से में रह करके इस कार्य को करती है, उस शरीर को चलाती है। तो आप देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें कार और ड्राइवर के साथ, तो जैसे कार अलग है और ड्राइवर अलग है। ड्राइवर कहता है ये मेरी कार है, मैं कार हूँ, वो ऐसा नहीं कहता है, वो कहता है मेरी कार है। इसी तरह से हम कहते हैं मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी में पेन है, या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा जब कहने वाला मैं कौन है, मेरा मतलब मुझसे अलग है। अगर मैं कहूँ मेरा मोबाइल, मेरी कार, मेरा लैपटॉप, तो मतलब ये मुझसे अलग है। सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ मेरा शरीर, मेरे बॉडी में पेन है, तो ये मेरा बोलने वाला मैं कौन है। वो मैं वही फिजिकल बीइंग है जिसके निकल जाने से शरीर मृत हो जाता है, और जिसके अंदर होने से शरीर जो है वो जिंदा रहता है, और वो बीइंग कहलाता है, ह्यूमन बीइंग कहलाता है। तो उस बीइंग को अब हम और डिटेल में समझेंगे कि ये बीइंग कार्य कैसे करता है। इसकी ज़रूर कोई ना कोई तो सीट होगी, किसी ना किसी हिस्से में शरीर के ये रह कर के इस शरीर को चलाता है। तो जैसे ड्राइवर है, वह ड्राइवर की सीट पर बैठ कर के गाड़ी को चलाता है। अगर आप ये कहें कि ड्राइवर पीछे वाली सीट पर बैठ कर के गाड़ी चलाए, तो क्या ये पॉसिबल है? गाड़ी अगर फ्रंट की साइड वाली सीट पर भी बैठ करके चलाएगा तो भी गाड़ी नहीं चला सकता है। अगर गाड़ी चलानी है, ड्राइवर को अगर गाड़ी चलानी है तो उसको ड्राइवर की सीट पर ही बैठना पड़ेगा। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि उसको ड्राइवर की सीट पर क्यों बैठना पड़ेगा? क्यों वह पीछे बैठ करके गाड़ी नहीं चला सकता है? क्यों वह साथ वाली सीट पर बैठ करके गाड़ी नहीं चला सकता है? तो आप कहेंगे कि सारे कंट्रोलिंग पार्ट्स जो हैं वो ड्राइवर सीट के नज़दीक हैं। आपका क्लच, आपका गियर, आपका एक्सेलरेटर, ब्रेक, हॉर्न, सब कुछ तो जो है, जो जिससे आपको गाड़ी चलानी है, जिससे आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है, वो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो ड्राइवर सीट के नज़दीक हैं। इसीलिए आपको ड्राइवर की सीट पर बैठ कर के ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। उसी तरह से आत्मा को भी ऐसी सीट पर बैठना पड़ेगा जहाँ पे सारे कंट्रोलिंग पार्ट्स नज़दीक में हैं। तो ब्रेन जब सारे ऑर्गन्स का कंट्रोलिंग ऑर्गन है, तो उसको ऑफ कोर्स ब्रेन में ही बैठ कर के इस पूरे शरीर को चलाना पड़ेगा। तो आत्मा का जो निवास स्थान है वो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच की जो जगह है, उस जगह पर रह कर के वो इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड है जो उस तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर इस तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करती है जो और हमारे बॉडी के दूसरे ग्लैंड्स हैं, जैसे एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो भी हमारे हैं, उन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है, तो वो अपने हार्मोन्स निकालते हैं। लेकिन मेन जो है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इन्हीं दोनों के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा वहाँ रह कर के पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती है और संतुलन बना करके रखती है। तो हमें शरीर का ज्ञान तो रहता है, शरीर का ज्ञान तो हम हर जगह से हासिल कर ही लेते हैं, और शरीर को कैसे चलाना है इसकी भी हम इंफॉर्मेशन कहाँ ना कहाँ से कलेक्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन की कहीं पर भी कमी नहीं है, और लोगों का फोकस और अटेंशन भी इस पर रहता है। तो ये ऐसे हुआ जैसे हम अपने गाड़ी का तो बहुत ध्यान रखते हैं, हम गाड़ी का पेट्रोल
का टैंक पूरा फुल करके रखते हैं। पेट्रोल का हो, डीजल का हो, जिस भी फ्यूल से गाड़ी चलती है हम उस फ्यूल को फुल करके रखते हैं, या उतना रखते हैं कि हमारी गाड़ी जहाँ हमें ले जानी है वहाँ तक चल जाए। तो उतना फ्यूल हम अपनी गाड़ी में रखते हैं। गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग कराते हैं, गाड़ी को मेंटेन करते हैं, गाड़ी की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, और गाड़ी में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सर्विस स्टेशन ले जा कर के उसको रिपेयर भी कराते हैं, उसका करेक्शन भी कराते हैं। तो हम अपने शरीर का भी उसी तरह से बहुत ध्यान रखते हैं कि शरीर को जब कुछ कष्ट होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, चेकअप कराते हैं, और हम अपना न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हैं कि हमें अपने शरीर को क्या भोजन देना है, क्या भोजन नहीं देना है, किस तरह का भोजन मेरी बॉडी को सूट करता है, हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली उसको भोजन देते हैं, और इस शरीर को हम नींद भी प्रॉपर देते हैं। इस शरीर के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज कराना, योगा करना, जो भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, प्राणायाम, इस शरीर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक रखने के लिए हम सारा ध्यान रखते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन भी गैदर करते हैं, और अपने आप को अपडेट रखते हैं कि हमारे शरीर को हम स्वस्थ कैसे रखें। तो ये हुआ गाड़ी की मेंटेनेंस। तो गाड़ी का तो हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन आप फ़र्ज़ करो कि जो दूसरी गाड़ी है, सपोज़ आपके पास होंडा सिटी है, और उस होंडा सिटी का आपने पेट्रोल का टैंक फुल किया हुआ है, आपकी गाड़ी जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, आपने उसकी सर्विस भी कराई है, और उसकी क्लीनलीनेस माना साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा है। परंतु जो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है, उसने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है और 4 दिन से वह सोया नहीं है। आपको लगता है कि वह गाड़ी चला पाएगा? हम जब कहीं गाड़ी हायर करके जाते हैं तो हम ड्राइवर को जगा के रखते हैं, उससे बातें करते रहते हैं और उससे पूछते रहते हैं, और उसको ये भी साथ साथ कहते हैं कि कहीं पर भी चाय पीनी हो तो आप स्वयं ही रोक दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें डर रहता है कि अगर उसको झुटका आया तो सबकी जान जा सकती है। तो हम ध्यान रखते हैं कि ड्राइवर ठीक रहे, ड्राइवर ने प्रॉपर रेस्ट किया हुआ हो, तब हम अपने आप को भी सेफ महसूस करते हैं। तो इस शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है, मानो जो आत्मा है, क्या हम उसका उतना ध्यान रखते हैं? क्या हम ड्राइवर को देखते हैं कि वो कितना अलर्ट है, कितना एक्टिव है, ड्राइवर रिफ़्रेश्ड है कि नहीं है, माना ये आत्मा रिफ़्रेश्ड है कि नहीं है, आत्मा को रेस्ट मिला है कि नहीं मिला है, आत्मा को कहीं कोई बीमारी तो नहीं है? क्योंकि अगर होंडा सिटी का ड्राइवर बीमार पड़ जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी कराते हैं, और उसको सलाह भी देते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और उसको रेगुलर पूछते भी रहते हैं। अगर हमें पता चलता है कि उसको कोई क्रॉनिक बीमारी है तो हम उसका रेगुलर ध्यान रखते हैं और उससे पूछते रहते हैं। तो क्या हम अपनी इस आत्मा रूपी ड्राइवर का ध्यान रखते हैं? क्या हम उसका इतना ध्यान रखते हैं कि उसने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है कि नहीं लिया है, हमारी आत्मा हेल्दी है कि नहीं है, हमारी आत्मा को कोई इन्फेक्शन तो नहीं लगा हुआ है, और उस इन्फेक्शन का क्या हम ट्रीटमेंट सही तरीके से करा रहे हैं? क्या हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं? ये पोर्शन जो है बहुत बड़ा निगलेक्टेड पोर्शन है। आप अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि डॉक्टर्स के पास इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि उन्हें वीकनेस फील होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, और उनको अंदर में थकावट हमेशा महसूस होती रहती है, उनको अंदर से उतना स्फूर्ति का अनुभव नहीं होता है, और उनको ऐसे लगता है जैसे उनके शरीर में ताकत नहीं है। लेकिन अगर उनकी इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएं तो सब नॉर्मल आते हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, सब कुछ ठीक होता है, और लास्ट में पेशेंट को ये कहना पड़ता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए और अपने स्ट्रेस का ध्यान रखिए, अपने आप को मैनेज करिए। और फिर हम कहते हैं, जो डॉक्टर्स जो उनको कहते हैं या राय सलाह देते हैं कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करिए, मेडिटेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं या कोई हेल्थ टॉनिक दे देते हैं। लेकिन असलियत में वह जानते हैं कि शरीर की कोई समस्या नहीं है, ये मन की समस्या है। बहुत सारे रोग जो हैं वो मन के रोग होते हैं। इवन फिज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं, उसका भी मन के साथ गहरा कनेक्शन है। मन की अगर अवस्था अच्छी नहीं है तो आपको शरीर में भी कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक रहता है। अभी तो आप बहुत जागरूक होंगे, कोविड ने सबको ही इतना जागरूक बना दिया है कि मन की दुरुस्ती तन की दुरुस्ती पर प्रभाव डालती है। लेकिन ये मन की दुरुस्ती जो है वो कहाँ से आएगी और कैसे आएगी?
मन का भोजन क्या है? क्या मन आत्मा का हिस्सा है या मन शरीर का हिस्सा है? तो जो भी हमें पीछे एग्जाम्पल दिया था जिसमें हमने बताया था कि अगर आप मृत व्यक्ति को गाली देते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं या उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं तो वह मृत व्यक्ति को कुछ महसूस नहीं होता है। तो ये जो मन है, क्या वह शरीर में है या वह आत्मा में है? तो ये मन जो है वो आत्मा का हिस्सा है, वह शरीर का हिस्सा नहीं है। जितने भी सारे फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं ये भी आत्मा के अंदर होते हैं। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, ब्रेन के थ्रू उसको एनालाइज ज़रूर करती है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी फीलिंग आत्मा के अंदर है। ये सारी विचार करने की शक्ति जो मन है वो भी आत्मा के अंदर है, वह आत्मा का हिस्सा है। और ये बहुत ही निगलेक्टेड पोर्शन है। ये नॉन फिजिकल बीइंग के ऊपर हमारा बिल्कुल अटेंशन नहीं है और उसका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। और हमें इसकी जानकारी भी नहीं है कि उसका भोजन क्या है और क्या भोजन देने से आत्मा स्वस्थ रहती है। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे कि आत्मा का भोजन है शुद्ध विचार, पॉजिटिव विचार। ये पॉजिटिव विचार जो हैं आत्मा को दुरुस्त बनाते हैं। अब इसका आप एविडेंस देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप बहुत अच्छे मूड में हैं, बहुत अच्छे इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं, खुशी में हैं और आपका भाव बहुत अच्छा है, तो आप कितना भी काम करेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। अगर आपको 4 व्यक्तियों का खाना बनाना पड़े और 10 व्यक्तियों का खाना बनाना पड़े, लेकिन वो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मिलने के बाद आपको बहुत खुशी होती है, जिनका आपके साथ बहुत जिगरी प्यार है, तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी, वह काम बड़ा नहीं लगेगा, वह काम काम नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसे व्यक्ति आपके घर में आते हैं जिनको देख कर के आप खुश नहीं होते हैं, जिनको मिल कर के आपको अच्छा फीलिंग नहीं आती है, तो आपको 4 लोगों के लिए खाना बनाना भी बहुत भारी काम लगेगा और आप थकावट का अनुभव करेंगे। तो हमारे इमोशंस हमको एनर्जी देते हैं, हमारे इमोशंस हमको स्फूर्ति देते हैं, उमंग उत्साह देते हैं। और पॉजिटिव इमोशंस, जितने भी अच्छे इमोशंस हैं जिसमें फीलिंग गुड वाला फैक्टर आता है, जिसमें आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन वहीं अगर आप लो फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, क्रोध में हैं या इरिटेटेड हैं या डिप्रेस्ड हैं, तो आपके अंदर एनर्जी लेवल्स भी लो हो जाते हैं। उसका कनेक्शन बॉडी से नहीं, आत्मा के साथ है। ड्राइवर जो है वो कमज़ोरी महसूस करता है, उसमें शरीर को टॉनिक देने से कुछ नहीं होगा, आत्मा को टॉनिक देने की आवश्यकता है। आत्मा को अच्छा भोजन देने की आवश्यकता है, जो कि है शुद्ध विचार, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस, जो हमें अच्छी अच्छी बातें सुनने से आती है। अच्छे वीडियोस को देखें, अच्छी बातें सुनें, अच्छी किताबें पढ़ें जिसमें बहुत अच्छे विचार हों, जिसको देख कर के पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म का हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो। उस तरह के विचार का भोजन हमें अपनी आत्मा को रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पर देना चाहिए। और आत्मा को इन्फेक्शन भी लगता है। आप कहेंगे कि आत्मा को कैसा इन्फेक्शन लगता है? बड़ी सिंपल सी बात है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास सारी नेगेटिव न्यूज़ है और जितनी भी खराब बातें हैं, जब आप उसको सुनते हैं तो आपका मूड भी डिप्रेस्ड हो जाता है और आपका मन भी भारी होने लगता है, आपके अंदर भी उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो कंटेजियस है। इसलिए इस तरह की नेगेटिविटी से अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है, परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। हम सोशल मीडिया में बहुत समय बिताते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं और मैक्सिमम न्यूज़ नेगेटिव होती है। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है वो सब नेगेटिव होती है, जिसमें आपको किसी पर विश्वास ना हो, आपको हर किसी पर संदेह हो। अच्छी चीज़ें भी हैं, सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं और अच्छा भी सब कुछ हो रहा है, इस तरह की न्यूज़ बहुत कम होती है और सब खराब न्यूज़ ज़्यादा होती है। तो हमारा हर किसी के ऊपर से ट्रस्ट उठ जाता है, हमारे अंदर नेगेटिव भाव उत्पन्न होते हैं। हम समझते हैं कि आज की दुनिया में फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है, ह्यूमैनिटी अब बची नहीं है। तो इस तरह के नेगेटिव विचार जो हैं वो हमें डिप्रेस कर देते हैं। और डिप्रेशन में माना ये नहीं कि जिसको हम डायग्नोस करके डिप्रेशन का नाम दें, बट माइल्ड डिप्रेशन आज सबको है।
हम लो फील करते हैं, हमारे अंदर उमंग उत्साह की कमी है, तो वो उमंग उत्साह जो है वो फिर हम उसको बाहर से भरने की कोशिश करते हैं। हम इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे हमारा उमंग उत्साह बढ़े। हम ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे हमारा उमंग उत्साह का वर्धन हो, लेकिन वो सब चीज़ों पर हम आधारित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम थोड़ी देर अच्छा लाउड म्यूज़िक सुनेंगे, हम टीवी देखेंगे और हम सोशल मीडिया पर चिट चैट करके और अपना लाइक्स वगैरह देख कर के अपने आप को मोटिवेट करते हैं, और जहाँ हमें थोड़े कम लाइक्स मिले तो हमारे अंदर लो फीलिंग आने लगती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक तरह का इन्फेक्शन है जो आत्मा को आज लग चुका है, और जिसकी वजह से आज इतनी सारी समस्याएं हो चुकी हैं। तो इस नॉन फिजिकल बीइंग को समझना, उसको इम्पोर्टेंस देना और उसका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ड्राइवर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है और गाड़ी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, इसी तरह से शरीर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है और आत्मा का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आत्मा के बारे में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसका भी ख्याल रखें, उसको कैसा भोजन देना है, उसको रेगुलर देना है, डेली बेसिस पर देना है। जैसे हम अपने शरीर को दिन में 3 बार भोजन देते हैं, ऐसे ही हमें आत्मा को भी बीच बीच में बार बार पॉजिटिव विचार देने हैं, अच्छे लोगों से मिलना है जिनसे हमें पॉजिटिव बातें सुनने को मिले, इस तरह का संग करना है और परहेज़ करना है। और अगर इन्फेक्शन लग जाता है तो उस इन्फेक्शन का इलाज भी करना है। मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में इसके बारे में और विस्तृत जानकारी दूंगी कि किस तरह से आप अपने आत्मा का इन्फेक्शन ठीक कर सकते हैं। स्वस्थ शब्द का अर्थ ही है स्व को स्थित करें अच्छी स्थिति में, स्वस्थ। तो जब हम अपने असली स्वरूप में, जो हमारा असली बीइंग है, ट्रू बीइंग है, इनर बीइंग है, जो हमारी असली पहचान है, उसमें अपने आप को स्थित करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। हेल्दी का मतलब भी अगर आप देखें तो हील डाई। हील डाई माना आप अपना उपचार खुद करें, दाएं मतलब योर सेल्फ। तो जब हम अपने आप को इस कॉन्शियसनेस में टिकाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं नॉन फिजिकल बीइंग हूँ और मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे मन में जो भी विचार आते हैं मैं उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि इस सारे थॉट्स का क्रिएटर मैं खुद हूँ। तो जब हम इस तरह के विचार अपने आप को क्रिएट करते हैं तो हम अपने आप को एम्पावर करते हैं। तो इस तरह के विचार हम अपने अंदर जनरेट करेंगे तो हमारे अंदर उमंग उत्साह आएगा, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम नॉन फिजिकल बीइंग का भी उतना ही ख्याल रखें।